तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, सबको समझ में आ गया था भाई? फुल ब्लड किसको बोलते हैं, हाफ ब्लड किसको बोलते हैं, यूट्राइन ब्लड किसको बोलते हैं? चलिए, तो अब आपको पढ़ना है रूल्स रिलेटिंग टू इंटेस्टेट सक्सेशन में, कि भाई हिंदू मेल की अगर प्रॉपर्टी है और वो बेचारा टैया हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। एक लाइन इसमें मिसिंग है, मैं आपको बताता हूँ, चाहे तो आप लिख लें या नहीं भी लिखो तो काम चलेगा। कोई भी हिंदू मेल हो, सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। चलिए, so heirs belonging to Hindu male are classified into four categories: class वन, class टू, agnates and cognates। क्लास वन heirs कौन से होते हैं भाई? मोस्ट प्रेफर्ड heirs। इसमें कौन कौन आएगा? किसी भी इंसान की मम्मी, फिर वाइफ, फिर सन, और फिर डॉटर, एंड देयर डिसेंडेंट्स अप टू थर्ड जनरेशन। मतलब अगर मिस्टर एक्स की बात करें, ठीक है, तो अब इनके एयर्स कौन कौन होंगे? एक्स की मम्मी एयर होगी, एक्स की वाइफ, एक्स का सन, एक्स की डॉटर। ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन। इज दैट क्लियर? कहां तक चलना है हमको? थर्ड जनरेशन। बेटी का बेटा, डॉटर्स सन और डॉटर्स डॉटर्स, सन्स सन और सन्स डॉटर, ये दूसरी जनरेशन हुई। इज दैट क्लियर? और इसके नीचे आएंगे तो ये तीसरी जनरेशन हो जाएगी। मतलब मेरी बेटी, उसकी बेटी और फिर उसकी बेटी, ये सारे के सारे कौन होते हैं? क्लास वन एयर्स माने जाते हैं। तो अगर मेरा राम राम सत्य हो गया, तो मेरी प्रॉपर्टी की पहली वारिस कौन होंगी? मेरी मदर। पूरी नहीं मिलती है, इसमें कैलकुलेशन होता है, वो आप एलएलबी के कोर्स में पढ़ेंगे, 3 ईयर 5 ईयर दोनों में, कि प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा अगर सिर्फ एक लाइन है तब। सर मान लीजिए बेटे दो हैं, बेटियां तीन हैं, तो 1/4 प्रॉपर्टी इनकी, 1/4 इनकी। दो बेटे हैं तो दोनों को 1/4, 1/8, 1/8। तीन बेटियां हैं तो 1/12, 1/12, 1/12, इस तरह से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब चार बराबर के टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा माँ को जाएगा, एक वाइफ को, एक सन को और एक डॉटर। और मान लीजिए दो डॉटर और तीन सन है, मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 25 करोड़ इनका, 25 इनका। तीन सन है, 8 करोड़ 33 लाख 33,333 रुपए 33 पैसे एक एक लड़के को मिलेगा। बेटियां मेरी दो थी मान लीजिए, तो 25 लाख को दो से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5। सर इनमें से अगर कोई टैया हो चुका है तो फिर उसका हिस्सा सो कॉल तो रहेगा नहीं, मान लीजिए देर इज नो मदर, तो वो हिस्सा इन तीनों में बट जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्लास वन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्लास टू में। इंक्लूड फादर, ब्रदर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सिस्टर का जिक्र कहीं किया गया है? नो। माना जाता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में मेरी सिस्टर का कोई राइट नहीं है। याद करिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। बट मेरी प्रॉपर्टी में मेरे फादर का हिस्सा जरूर होगा, मेरे ब्रदर का भी हिस्सा, एज वेल एज सिस्टर यहां पे आ गया है। तो पहली प्रायोरिटी में सर मदर ऊपर है, फादर क्यों नहीं है? भाई माँ ने जन्म दिया है, 9 महीना कोख में रखा है, बच्चे को संभाला है, पीढ़ा सही है, इसलिए कानून कह रहा है कि भाई माता जी का हक ज्यादा होगा। अब ऐसा मैंने बोल दिया डर के कारण, नहीं तो आप समझ लीजिए चुलबुल पांडे दबंग टाइप की होती है लेडी, कौन पंगा ले। पता लगा जज साहब को चप्पल अप्पल उतार के मार दी कोर्ट केस में। तो फादर का राइट मेरी प्रॉपर्टी पे सेकेंडरी। जनरली ये प्रॉब्लम कम ही आती है। ऐसा होता है कि भाई जब तक कोई इंसान मरता है तो उसके माता पिता पहले ही चले जा चुके होते हैं। अब वो बात अलग है, माता पिता 65 साल के थे और बच्चा 35 साल का था, उसका रोड एक्सीडेंट डेथ हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, तो क्लास वन एयर में मदर आएगी, बट फादर किस में आएगा? क्लास टू। ब्रदर्स और सिस्टर किस में आएंगे? क्लास थ्री। एंड देयर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन मतलब ब्रदर और सिस्टर के चिल्ड्रन। सर फादर के चिल्ड्रन, अरे फादर के चिल्ड्रन तो हमारे ब्रदर और सिस्टर ही हो गए ना, मतलब भतीजा और भतीजी, भांजा और भांजी। मैटरनल पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स, मतलब मेरी सो कॉल्ड मम्मी की साइड के, मतलब मेरे मामा जी लोग, वो हो गए मैटरनल अंकल, मतलब मामा और मौसी, मामा और मौसी। और मेरे चाचा जी, समझ, और बुआ लोग, ये क्या हो गए? मेरे पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स। मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, मतलब मेरे नाना नानी और दादा दादी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? क्लास टू में आते हैं। बट यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है, क्लास वन में तीसरी जनरेशन तक हम जाते हैं, बट क्लास टू में तीसरी जनरेशन तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? सर ऐसे ही इतने ढेर सारे हैं, चिंदी चोर की तरह प्रॉपर्टी बटेगी इनमें, इसलिए तीसरी जनरेशन तक नहीं जाते हैं। इज दैट क्लियर?
बट जैसे आजकल परिवार बहुत छोटे हो गए, एक ही एक दो दो बच्चा होता है मुश्किल से, मान लीजिए अब जैसे आई हैव टू सन मतलब चिल्ड्रन, एक मेरा बेटा है और एक मेरी डॉटर है, तो जो मेरे बेटे के बच्चे होंगे वो मेरी डॉटर को बुआ बोलेंगे, और जो मेरी बेटी के बच्चे होंगे वो मेरे बेटे को मामा बोलेंगे। हमारी अगली जनरेशन में ना कोई मौसी होगी, ना कोई चाचा होंगे, ना कोई ताऊ जी होंगे, क्योंकि ताऊ और चाचा होने के लड़के दो होने चाहिए और मौसी होने के लिए लड़कियां परिवार में दो होनी चाहिए। तो हमको लग रहा है कि अब जब वो लोग अपने बच्चों की शादी करेंगे, मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, रिश्तेदार भारी मात्रा में होंगे, बट मेरे बच्चे जब अपने बच्चों की शादी करेंगे, भाई मौसी बुला लाओ, नॉट एप्लीकेबल, ताऊ जी बुला लाओ, नॉट एप्लीकेबल, 200-200 रुपए में किराए में जैसे लेबर लेके आते हैं ऐसे गेस्ट बनाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ये है पॉपुलेशन डाउनफॉल का नुकसान। सर तो शादी ब्याह में कपड़ा भी कम बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक एक घर में पहले 5-5 बहनें हुआ करती थी लड़के की, अब एक और 1.5 बहनें होती हैं, वो भी मुंह फुला लड़के चली जाती हैं कभी कभी। पर जब पता लगता है सात दिन जूता चौराहे में 11-21 मिलना है, अरे भाई हम भाई हैं तुम्हारे। चलिए, क्लास 2 heirs will inherit property only in the absence of क्लास 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे मदर नहीं है तो प्रॉपर्टी इक्वली इनमें बढ़ जाएगी, जब कोई भी नहीं होगा तो इनकी इक्वालिटी जज होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और यहां पे सबका जो राइट होगा वो बराबर का होगा, ये नहीं है कि ग्रैंडफादर का ज्यादा या फादर का कम, इट इज ऑल इक्वल। वो फॉर्मूला जो है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे, 1/4 का फॉर्मूला होता है वो। तो क्लास 1 समझ में आ गया, क्लास 2 समझ में आ गया। और भाई अगर किसी इंसान के क्लास 1 क्लास 2 एयर है, ये नहीं, क्यों सर? क्लास 1 में माँ तो हर इंसान की होगी सर, मूंगफली छिलके थोड़ा निकला था कोई। अरे माता जी 90 साल की उम्र में मर गई, लड़के की उम्र, अब लड़का क्या, वो अंकल बुढ़ा कुसट खुद ही हो चुका है, वो खुद ही 62 साल का हो चुका है। ठीक है, पिताजी पहले ही टैया हो लिए थे, इकलौती औलाद थी, कोई भाई बहन भी नहीं थे, और इसने भी शादी ही नहीं की, तो ना कोई वाइफ, ना कोई सन, ना कोई डॉटर। मैं पहले ही कह रहा था मेरे को दे दो पूरी प्रॉपर्टी। तो अब प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? एग्नेट्स को चली जाएगी। अब एग्नेट्स होते कौन है सर? तो याद रखिएगा, कॉग्नेट की बात नहीं कर रहे, अभी किसकी बात की? एग्नेट्स की। तो एग्नेट्स कौन होते हैं भाई? कोई भी ऐसे लोग विच आर रिलेटेड बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन ओनली थ्रू, सॉरी होनली थ्रू मेल्स, दे आर कॉल्ड एग्नेट्स। दे आर कॉल्ड एग्नेट्स, मतलब एडॉप्टेड संतान का राइट भी उतना ही होगा। तो अगर मेरे पापा ने किसी को अडॉप्ट किया तो उसके साथ, समझ में आ गया, मेरी प्रॉपर्टी बटेगी, प्रोवाइडेड मेरे पापा की डेथ हो चुकी हो। अगर मेरे पापा हैं तो वो क्लास 2 में आएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, तो अब यहां पे होता कौन कौन है भाई, ये किस तरह के लोग होते हैं? सन ऑफ अ ग्रेट ग्रैंड सन। सन ऑफ अ ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब ये हो गया कि भाई मेरा जो बेटा है वो सन हो गया, उसका बेटा मेरा ग्रैंड सन हो गया, और बेटे के बेटे का बेटा इज माय ग्रेट ग्रैंड सन, तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो वो क्लास 1 और 2 में अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार जीवित नहीं है तो ग्रेट ग्रैंड सन जो होगा मेरे बेटे का, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। सर बेटे को प्रॉपर्टी, अरे बोला ना बेटा तो है ही नहीं, बेटा किस में आया था? क्लास 1 में आया था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्लास में अगर एक भी जिंदा है हाँ, तो फिर क्लास पूरी प्रॉपर्टी उसी को मिल जाएगी। क्लास, हाँ तो अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एक के अलावा 2-3 और जिंदा, उनको भी निपटा देंगे ताकि पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। सन और नहीं, फादर दो। कोई भी सन और फादर दोनों है, ठीक है, तो सन को ही मिलेगी, फादर को तब मिलेगी जब फादर डिपेंडेंट होंगे। और ये सारी बातें तब चल रही है व्हेन देयर इज नो विल। व्हेन देयर इज नो विल, विल है तो कोई समस्या ही नहीं है। मान लिया पड़ोस के गुप्ता जी कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टी सौरभ सर की है, अब जाओ एग्नेट पैग्नेट सब निकल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो गुप्ता जी का परिवार चैलेंज करेगा कोर्ट में कि सौरभ सर हमारे घर में आते थे, हमारे दादाजी को जहर वहर खिला के फर्जी विल बनवा के ले गए। अब वो 10 साल कोर्ट केस चलेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये बात समझ में आ गई? तो एक भी अगर क्लास 1 में जिंदा है, पूरी प्रॉपर्टी उसी को मिल जाएगी। ओके, सो एस इज द सन, एस जो है ये सन है ऑफ पी। एस किसका बेटा है? पी का। तो एस और पी में फादर और सन का रिश्ता है। एस एस इज द सन ऑफ एस, अब ये फादर हो गया और ये इसका सन हो गया। एस 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 इज द सन ऑफ एस एस, अब ये फादर हो गया और ये सन, अब ये फादर हो गया और ये सन। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या हो गया? पिता और सन का। इन दोनों के बीच का रिश्ता भी क्या है? पिता और सन का। इन दोनों के बीच का रिश्ता भी क्या है? पिता और सन का। और इन दोनों के बीच का रिश्ता भी क्या है? पिता और सन का। समझ में आ गया? तो ये ग्रेट ग्रैंड सन है, इसको मिल जाएगी प्रॉपर्टी। इज दैट अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई? चलिए, सो ये तो समझ गए।
नो फीमेल हैज इंटरवीन्ड इन बिटवीन। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, here S1 is the agnate of P as he is tracing relation only through males, that is his father। मतलब मेरी प्रॉपर्टी मेरे ग्रेट ग्रैंड सन को मिलेगी, मतलब मेरे बेटे के ग्रेट ग्रैंड सन को। बट मेरी बेटी का अगर कोई ग्रेट ग्रैंड सन है, वो तो दूसरा परिवार हो गया, उसको कोई भी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। जब एग्नेट की बात आएगी तब क्लास 1 क्लास 2 में मेरी बेटी को हिस्सा मिलेगा, क्लास 1 में मतलब, बट एग्नेट में मेरी बेटी के ग्रेट ग्रैंड सन को या किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। धन्य है सर। हाँ, तो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी में आप सबका राइट होगा, बट आपके बुआ के या मौसी के परिवार के किसी बच्चे, मौसी का तो वैसे ही नहीं बनता है, बुआ का थोड़ा बहुत बनता भी है, भाई बुआ तो हमारे परिवार की थी, दादाजी की बेटी थी मान लीजिए, इज दैट क्लियर? बट उनका भी कोई हिस्सा क्लास 1 में मिलेगा दादाजी की प्रॉपर्टी में, बट उनके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? गड़बड़ी तो नहीं करेंगे समझने में? सो लिखा भी हुआ है, इन ऑल द अबव केसेस heirs that is class 1 class 2 agnates are absent, then property will go to agnate। तो याद रखिएगा, पहले क्लास 1 में बटेगा, गायब है तो क्लास 2, गायब है तो एग्नेट, और गायब है तो कॉग्नेट। याद रखिएगा, 1 टू AC, 1 टू AC। कॉग्नेट कौन होते हैं? when two persons are related by blood or adoption but not wholly through males, they are called cognates। कहने का मतलब, अगर मेरे घर में मैं किसी बेटी को अडॉप्ट कर लेता हूं, उसके जो आगे बच्चे होंगे दे विल बी कॉग्नेट्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनिएगा, P F F M F M F1, फादर ऑफ पेटर्नल ग्रैंड मदर, फादर ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब पापा के साइड वाली दादी, पापा के साइड वाली दादी। FMF1 इज अ कॉग्नेट एज फीमेल, फादर्स मदर, फादर्स मेरी दादी, मेरी दादी हैज इंटरवीन्ड इन बिटवीन इन द अबव डायग्राम। F इज द फादर ऑफ P, F इज द फादर ऑफ P, तो F फादर है और P कौन है? सन। FM इज द मदर ऑफ F, FM इज द मदर ऑफ F, तो ये सन है और ये मदर, तो दादी का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया भाई? दादी का रिश्ता हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ P, ये नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए, क्या लिखा है यहां पे? F इज द फादर ऑफ P, F इज द फादर ऑफ P। अपने आप को आप, मेरे को P समझ लो, ठीक है, और मेरे पिताजी कौन हो गए? F। इज दैट क्लियर? तो ये मैं हूं और ये मेरे पापा हैं। FM इज द मदर ऑफ F, ये मेरी दादी हो गई, ठीक है, ये मेरी दादी। तो दादी और पोते का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? इज दैट क्लियर? दादी और पोते का रिश्ता हो गया। दादा और पोते का रिश्ता अगर है तो एग्नेट है, दादी और पोते का रिश्ता है तो कॉग्नेट है, क्योंकि मेरी दादी तो दूसरे परिवार से आई थी ना, जिन्होंने मेरे पिताजी को जन्म दिया। इज दैट क्लियर? पक्का? तो दादी की प्रॉपर्टी में आपका राइट बाद में है, बट दादा की प्रॉपर्टी में आपका राइट पहले। समझ गए सर? अब दादी बोलेंगी जाओ रसोई से खाना ले आओ, ये बुढ़िया जा खुद ले ले, मैं कोऑर्डिनेट हूं, मेरे को मैं जाओ एग्नेट को बुलाओ। अब समझ में आ गया? चलिए, तो ज्यादा पढ़ने लिखने से भी फायदा नुकसान होता है, जो ज्यादा प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगा वही सेवा करे बुढ़े बुढ़ियों की। देयर आफ्टर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ P, FMF1 इज द फादर ऑफ FM, ये फादर है और ये डॉटर हो गई। अब मेरी दादी के पिताजी मेरे पापा के नाना जी लगे, मेरी दादी के पिताजी मेरे पापा के नाना जी लगे। इज दैट क्लियर? Here FM1 is the cognate of P as a female has intervened in between। तो मेरे पापा के नाना जी की प्रॉपर्टी मेरे को तब मिलेगी सर जब उनके खानदान में कोई नहीं जिंदा बचेगा। हाँ, वो तो ग्रैंडफादर लगे, दादी की साइड के हो गए ना। हाँ, पापा नाना बोलेंगे बट मैं दादा बोलूंगा, ये भी अजीब रिश्ता है, ये भी अजीब रिश्ता है। समझ में आ गया? मैं अपने नाना जी को नाना जी बोलूंगा बट मेरे बच्चे उनको दादा ही बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? सर अब इसके लिए मम्मी कहती थी शादी ब्याह में चलो बेटा रिश्तेदार मिलेंगे, अब आज से जाएंगे सर, तभी ये रिश्तेदारी समझ में आ जाएगी। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो क्लास 1 याद रखिएगा, क्लास 2 याद रखिएगा, कॉग्नेट और गलत, क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट एंड कॉग्नेट, इस तरह से याद रखिएगा। ओके, तो मेल पर्सन निपटेगा तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, सबको समझ में आ गया? फीमेल निपटेगी
सर ये सबको निपटा जाएगी, हाँ हाँ जो भी है। तो प्रॉपर्टी 5 कैटेगरीज में बटेगी, किसमें? 5। सबसे पहली कैटेगरी किसकी है? हस्बैंड की, उसके बाद सन, उसके बाद डॉटर एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन एंड डॉटर। कहने का मतलब, अगर ऐश्वर्या राय बच्चन मर जाती हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, समझ में आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टी सबसे पहले किसको मिलेगी? अभिषेक बच्चन को। फिर अगर आराध्या बच्चन का कोई भाई भाई होता ऐश्वर्या राय बच्चन जी का, तो उसको मिल जाती है, भाई नहीं तो मैं क्या करूं भैया, मेरी गलती थोड़ा है। और फिर किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? फिर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं होंगे तो इनको मिलेगी, ये बराबर से बढ़ती है, ठीक है। किसको मिलेगी? डॉटर एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीजन, मतलब ऐश्वर्या राय का पोता, या ऐश्वर्या पोता या पोती, नवा सॉरी हाँ ऐश्वर्या राय का पोता एंड पोती, मतलब नवासों में नहीं बढ़ती, अगेन वो दूसरी हो गई। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। तो ऐश्वर्या राय बच्चन जी के मरने में पहली प्रॉपर्टी पे राइट किसका किसका होगा भाई? हस्बैंड का होगा, उनके बेटे का होगा, आराध्या राय बच्चन जी का होगा, उनके पोते का और पोती का। नाती और नवासे का नहीं होता, नानी का परिवार अलग माना जाता है। अमिताभ बच्चन जी को कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रॉपर्टी है। हाँ, अभिषेक बच्चन अगर निपटेगा तो प्रॉपर्टी पहले जया बच्चन को मिलेगी। हाँ। वो टीम अगर क्लास 1 में नहीं है तो अमिताभ बच्चन को मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। सेकंड कैटेगरी इंक्लूड एयर्स ऑफ हस्बैंड। एयर्स ऑफ हस्बैंड कौन होते हैं भाई? मार्क करिए इसको जरा। तो भाई एयर्स ऑफ द हस्बैंड कौन होते हैं, सबको पता है। हस्बैंड के एयर्स कौन कौन होंगे? उसकी मां होगी, बेटा होगा, बेटी होगी। इज दैट क्लियर? चलिए अगर भूल गए तो बता देता हूं। ये ऊपर आ जाइए, ये क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स एंड कोऑग्नेट्स। ओके, चलिए। तो ऐश्वर्या राय बच्चन जी की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो इनमें बढ़ गई, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में कौन आएगा? अभिषेक बच्चन के एयर्स। अब यहां अमिताभ बच्चन का राइट बनेगा, प्रोवाइडेड अभिषेक बच्चन जी की माता जी ना हो। इज दैट क्लियर? अभिषेक बच्चन जी का पुत्र भी जीवित ना हो, अभिषेक बच्चन जी की बेटी भी जीवित ना हो, तो अभिषेक बच्चन जी का क्लास 1 का कोई जिंदा नहीं है, तो क्लास 2 में उनके फादर आएंगे, वो एयर माने जाएंगे। ठीक, चलिए। फादर एंड मदर फॉल अंडर द थर्ड कैटेगरी। सर यहां पे तो आपने लिखा था ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, एयर्स ऑफ द हस्बैंड, एयर्स ऑफ द हस्बैंड, ये डायरेक्ट है। इज दैट क्लियर? चलिए। heirs of father and mother are covered under fourth and fifth category respectively. heir of father and mother, अब heirs में तो एंटीसेंड, डिसेंडेंट, क्लास 1 क्लास 2 सब आ जाएंगे। इतनी नौबत जनरली नहीं आती, बट कानून लिख दिया गया इतना ब्रॉड कि कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो भी फिर उस समय सोचना विचारना ना पड़े। समझ में आ गया? जैसे लोग कुंभ मेला देखने जाते हैं, अरे इतना भयंकर जगह बना है, इतने लोग आएंगे क्या? अगर आ गए 1% चांस है मान लीजिए, तब भी कोई स्टैम्पीड जैसी कंडीशन ना बने। ओके, मुस्लिम्स में बढ़िया है, शरिया लॉ में जो लिखा है वही माना जाएगा, कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग सुन्नी मुस्लिम, इसमें दो होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। सुन्नीज में क्या होता है भाई? 3 प्रजातियां हैं, शेयरर्स, कुरानिक एयर्स, रेजिडुअर्स, एग्नेटिक एयर्स, डिस्टेंट काइंडर्ड, शब्दों से ही समझ में आ रहा, बहुत दूर वाले, यूट्राइन एयर्स। समझ में आ गया? तो कुरान के तहत सबसे पहला हक, अगर कोई मुस्लिम इंसान मर जाता है तो मान लीजिए अगर वहां पे लिखा है शरिया लॉ में या सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो अपना कानून है वगैरह वगैरह, कि भाई पहली प्रॉपर्टी अगर किसी हस्बैंड की है तो उसकी वाइफ को मिलेगी या उनके बच्चों को मिलेगी, तो दे आर कॉल्ड एज शेयरर्स। फिर अगर कोई एग्नेट्स है तो एग्नेट्स में बटेगी, एग्नेट्स भी नहीं है तो यूट्राइन एयर्स में। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। यूट्राइन एयर सब लोग को याद है ना भाई, जहां पे मदर सेम होगी, फादर अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो सिंपली स्पीकिंग इट सेज sharers are the most preferred heirs. First of all, sharers are allotted in their Quranic shares. If something is left behind, ये एक 1/12 का फॉर्मूला है, 1/8 का यहाँ पे लगता है। After allotting shares to them, then it goes to residuaries. If their shares exhaust, then entire estate, then sharers exclude residuaries and distant kinders. Distant kinders are not entitled to succeed so long as there is any heir belonging to the class of sharers or residuaries. समझ में आ गया? तो सबसे पहले इनको, अगर ये शेयरर सारे के सारे मर गए तब जाके रेजिडुअर्स को मिलेगा, और अगर सारे रेजिडुअर्स मरे हुए हैं तो डिस्टेंट काइंडर्स को मिल जाएगा। समझ में आ गया? और इसमें यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के लिए भी डिफरेंस है, एंड मेनी रूल्स आर सॉरी सर्टेन रूल्स आर देयर
जहां पे वाइफ की प्रॉपर्टी को तो हम अक्वायर कर सकते हैं, बट हस्बैंड की प्रॉपर्टी को वाइफ अक्वायर नहीं कर सकती। ये इसमें एक गड़बड़ रूल मेरे को लगता है कि अगर वाइफ की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी विल गो टू हस्बैंड, बट हस्बैंड की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी वाइफ को नहीं मिलती है। कुछ ऐसा रूल है यहाँ पे। ओके। हाँ, इसके लिए मुस्लिम लॉ हमको और आगे पढ़ना पड़ेगा अभी। समझ में आ गया? बट देर इज वन केस इन विच डिस्टिंक्ट काइंडर्ड विल इनहेरिट द शेयर व्हेन देयर इज ओनली, हाँ ये भी ऐसा कुछ था। मान लीजिए अगर दो शेयरर हैं तो दोनों में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर एक शेयरर है तो प्रॉपर्टी फिर उसके साथ साथ किसी और को बटेगी। ऐसा क्यों? ऐसा कानून में शायद उन्होंने इसलिए लिखा होगा कि भाई ढेर सारी प्रॉपर्टी एक जना ले जाएगा तो उसके अंदर एक ईगो आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, क्या? मतलब यूट्रीन। हाँ, यूटाइन ब्लड होना चाहिए, मतलब फादर डिफरेंट हो सकता है बट मदर सेम। सौतेले भाई आप बोल सकते हैं। ओके। एंड शिया मुस्लिम्स में दो तरह के होते हैं, एयर्स बाय कॉन्सैंग्युनिटी एंड एयर्स बाय मैरिज। अब सर ये एयर्स बाय कॉन्सैंग्युनिटी क्या होता है? देयर इज अ लेडी विद हुम अ हस्बैंड इज लिविंग बट वैलिड मैरिज उनके बीच में नहीं है। व्हाट इट इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, तो उनके थ्रू भी अगर कोई लीगल एयर है, सॉरी एयर है, तो उसे लीगल बोलेंगे और उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कॉन्सैंग्युनिटी में एयर्स को तीन प्रजातियों में बांटा गया है। क्लास वन में पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आते हैं। क्लास टू में ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ब्रदर्स आएंगे, सिस्टर्स और उनके डिसेंडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। क्लास थ्री में पेटर्नल। अब अकल लगाइए, पापा मम्मी, दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, मामा मौसी। इज दैट क्लियर? पैटर्नल एंड मेटरनल अंकल्स एंड आंट्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए। सर भारतीय कानून इसके ऊपर क्या बोलता है? भारतीय कानून बोलता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, कि भाई इट इज एप्लीकेबल अनलेस दे आर गवर्न्ड बाय एनी लॉ एप्लीकेबल टू देम। मतलब अगर मैं हिंदू हूं और मैं मानता हूं कि मेरे को हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है तो मेरा इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकली ये कानून हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनके धर्म के अनुसार उनके पास अलग कानून है। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? क्रिश्चियंस और पारसीज में। तो क्रिश्चियंस में क्या होता है भाई? पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? वाइफ एंड, सॉरी मैं वाइफ बोल गया, हस्बैंड के केस में वाइफ को और वाइफ के केस में हस्बैंड को, एंड हिज ओब्लिक हर लीनियल डिसेंडेंट। मतलब अगर मेरी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को चली जाएगी, वाइफ के बाद आगे बच्चों को चली जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? जिसमें चिल्ड्रन आएंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, ग्रेट ग्रैंड, और देर रिमोटर लीनियल डिसेंट कितना भी नीचे। जैसे हिंदू में देखा था तो 3 जनरेशन तक जाता था, ये 3 नहीं, ये 50वीं पीढ़ी तक भी जा सकता है। सबको एक एक दो दो रुपए मिल जाएगा शायद। वेयर देर इज नो लीनियल डिसेंडेंट प्रॉपर्टी passes on to the spouse and those who are kindred consanguinely in connection or relation of person descendant from the same stock। तो मालूम बेच रहे हैं क्या? और कॉमन एंसेस्टर, मतलब सौतेले भाई बहनों को भी मिल जाता है। तो कोई क्रिश्चियन मान लिए 3 शादी कर ले, तीनों की बीवियों के बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी उस एक की। ओके, याद रहेगा? और कोई लीनियल डिसेंडेंट नहीं है और वन हु इज काइंडर टू हिम देन द एंटायर प्रॉपर्टी गोज टू हिज और हर स्पाउस। कॉमन सेंस की बात है इनके बीच में। इन द एब्सेंस ऑफ स्पाउस प्रॉपर्टी पासेस टू लीनियल डिसेंडेंट और दोज हु आर काइंडर टू हिम। अब इसका मतलब पता है क्या होता है? कभी कभी लोग अपने यहाँ नौकर वगैरह रख लेते हैं, बड़ी सेवा करता है वो नौकर। तो मान लीजिए कि रॉबर्ट ऑल्टर, एक ऑल्टर टाइप के आदमी थे, इन्होंने नौकर रखा था और इनकी कोई बीवी भी नहीं है, कोई आगे संतान ही नहीं है, कोई लीनियल डिसेंडेंट ही नहीं है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? नौकर को मिल जाएगी। बढ़िया, पता है नौकर खुद ही मालिक निपटा दे। समझ में आ गई बात? चलिए, टेक एन एग्जाम्पल कि भाई कोई इंसान निपट गया और उसने अपनी विल नहीं लिखी और उसका कोई भी है ही नहीं, कोई नहीं है, तो भैया उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी भारत सरकार के पास। समझ में आ गया? तो यहां पे दो शब्द हैं, बड़ा आपको परेशान करेंगे, एस्कीट एंड फोर फीचर। ये क्वेश्चन पहली बार इकोनॉमिक्स के पेपर में आईएससी में 2001 में पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन फोर फीचर एंड एस्कीट। अगर मान लीजिए मैंने किसी के साथ लेटर से चोरी चकारी की, किसी को फ्रॉड किया, कोर्ट ने नोटिस भेजा और मैं कोर्ट आया ही नहीं, तो कोर्ट कहेगा कि सौरभ सर की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। इट इज नोन एज फोर फीचर। मैं मर गया बिना विल लिखे और मेरा कोई भी दूर दूर तक कोई है ही नहीं,
तो यहां पे अप टू द रिमोटेस्ट लीनियल डिसेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, किसके पास चली जाएगी? सरकार के पास चली जाएगी। ये होता है रूल ऑफ एस्कीट। एस्चीट मत बोलना इसको, ओके, इट इज एस्कीट। समझ में आ गया? चलिए, टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल बी डूइंग, ये विल है प्रैक्टिकली, व्हाट इट क्लियर। चलिए इसको भी निपटा देते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आज वाले लेक्चर में ही हो जाएगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटेस्टेट सक्सेशन, दो बातें सबको सुनाई पड़ गई होंगी। इंटेस्टेट का मतलब इंसान था बेचारा, निपट गया और उसने कोई विल नहीं लिखी। यहां पे क्या है? विल लिखी है। जब लोग बूढ़े वगैरह हो जाते हैं और तबीयत वगैरह लगता है खराब है, टैया हो सकते हैं कभी भी, कहते हैं लाओ बेटा विल लिख दे। सर आज घर जाके दो लोग हैं सर, बोलेंगे चलो विल लिखो। समझ में आ गया? ऐसा ना हो विल लिखना तकिया दबा दे उनके ऊपर, मर्डर का केस लग जाएगा। मुस्लिम लॉ में क्या है भाई? यहां पे वसीयत लिखी जाती है। व्हाट? वसीयत। अंग्रेजी में विल, और ये जो शब्द है वसीयत, ये कहां से आया है? वसी। अ मुस्लिम हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर कैन मेक अ विल। और ये दूसरे कानून में भी है, कोई भी इंसान अगर विल बना रहा है तो एक तो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब उसको ईयरफोन लगा रही है, आवाज आ रही है, ऐसा नहीं है, मतलब सोचने समझने की शक्तियां हो। So no particular form is required to make a valid will. Any unequivocal expression of a testamentary nature will suffice. सर वो होता है बड़ा वो स्टैम्प पेपर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेनी a टाइम इट हैपेंस कि भाई वकील को बैठा रहो सामने, वकील सही शब्दों का फ्रेमवर्क दे देगा। कितनी बार तो वकील चतुर निकल जाता है, पता लगा दो भाई हैं, विल लिखी जा रही है, तो वकील एक्स भाई की तरफ था, बट उसने वकील को पैसे खिलाकर वाई की तरफ से विल लिखवा ली पूरी की पूरी। बात समझ में आई? जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने मेरे जैसे वकील को बुला लिया, या ये विल लिखिए। अब भाई जो धीरू भाई अंबानी बोलेंगे मेरे को वही लिखना चाहिए, बट मुकेश अंबानी जी ने बोले सर हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, तो जो बोले वो ना लिखिएगा, जो हम कहेंगे वो लिखिएगा। तो उनके सामने तो विल लिख दी, सब कुछ साइन करा लिया, और नीचे एक और पेपर भी उनका साइन करा लिया, और फिर जो खाली विल वाला स्टैम्प पेपर था उसको साइन करा के तो पहले रखा था, विल लिखकर कोर्ट में उसको रजिस्टर करा लिया। पढ़ेंगे तो हम तो उनको वही सुनाएंगे ना, देख थोड़ा रहे हैं। अगर लगेगा देख सकते हैं तो भी सही सही लिखेंगे, ऐसा करते हैं लोग, एक दो बार मूवीज में देख चुका हूं। इट मे बी मेड वर्बली और इन राइटिंग, एनी प्रॉपर्टी विच इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड एंड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ विल। समझ में आ गया? और अगर मैं कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर रहा हूं, डेथ हो रही है मेरी या होने वाली है, बट वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो ये विल एक वैलिड विल नहीं होगी। सो मुस्लिम कैन डिस्पोज ऑफ, हाँ ये मैं बोल रहा था ना कि पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ओनली 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ हिज फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड हिज डेथ। बैलेंस 2/3 गोज टू द heirs ऑफ द डिसीज। सर ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए भैया जिंदगी भर सेवा की है, अरे बड़े नीच टाइप के गिरे हुए हेयर थे, एक पैसा खोटी कुड़ी ना दूं। कुरान बोल रही है कोई बात नहीं, इनके ऊपर अभी भूत प्रेत का साया है, बाद में सही हो जाएगा। तो कोई मुस्लिम बुढ़ा घूसट कितना भी सताया गया हो अपनी संतानों के थ्रू, मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टी बेच सकता है? पूरा बेचना है तो सर क्या कर्म करना पड़ेगा? धर्म बदल लो, ना रहोगे मुस्लिम ना रुकेगी तुम्हारी प्रॉपर्टी। तो मुस्लिम 1/3 ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। इसीलिए आपने अगर गौर किया हो मुस्लिम कम्युनिटीज में स्टिल दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली, उन मुस्लिम फैमिली में प्रैक्टिकली उतने ज्यादा अलग अलगाव होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में ऐसा लिखा है। बेटा अलग हो भी जाओगे ना तब भी प्रॉपर्टी तो 1/3 ही बेचोगे, दूसरी तो तुम बेच ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, बैंक में कानून थोड़ा लगेगा। नहीं अपनी क्या, किसी की मर्जी से नहीं बेच सकता। चलिए, हिंदूज में, क्रिश्चियंस में और पारसीज में विल का तरीका प्रैक्टिकली सेम है। सो इंडियन सक्सेशन एक्ट बोलता है एग्जीक्यूशन वैलिडेशन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, रेवोकेशन टू रिकॉल विड्रॉ और रिवर्स द विल, रिवाइवल रिस्टोरेशन टू यूज एक्सेप्टेंस एक्टिविटी और विगर आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑब्स्क्रिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके बीच में विल में लिखी गई चीजों को हम लागू नहीं कर सकते, जब वो पीरियड बीत जाएगा तभी लागू कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ विल। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं किसी वकील को बुला के अपनी विल लिखवाता हूं और वो फिर मेरे को सुनाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको कोर्ट में रजिस्टर करा दो और सारी लोगों का जिनका इनका नाम है एक एक कॉपी उनको दे दो। व्हाट आई एम डूइंग? एग्जीक्यूशन। इज दैट क्लियर? बट 3 महीने बाद मेरे को लगा ये लोग मेरी सेहत का ख्याल ठीक से रख नहीं रहे हैं, इन नालायकों को हटाओ और तुम लोग के नाम पे सब कुछ कर दिया, इट इज रेवोकेशन। समझ में आ गया? चलिए,
सो द ग्रांट ऑफ प्रोबेट, प्रोबेट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लीगली स्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ विल बिफोर अ जुडिशियल अथॉरिटी। बोलते हैं ना कोर्ट में विल को रजिस्टर करा लो, तो कहते हैं विल को प्रोबेट कराओ। क्या कराओ? प्रोबेट, ताकि लोगों को ना करना पड़े भविष्य में वेट। एंड अदर लीगल रिप्रेजेंटेशंस, powers and duties of the executor, person who is appointed by testator to execute the will। जनरली लॉयर्स को ही बोला जाता है भाई हमारे मरने के बाद ये विल पूरी पढ़ के सुना देना। सर लॉयर अपने नाम पे कर ले तो ये तो इलीगल है, एडवोकेट्स एक्ट 1861 के तहत ये इलीगल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप क्लाइंट से फीस ले सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बट इस तरह की चोरी चकारी नहीं, आधी विल मेरे को लिख दो मेरे नाम पे, ये अलाउड नहीं है। एक दो बार ऐसा हो भी चुका है। इंडिया का बड़ा फेमस बिजनेस ग्रुप था ये अपना जो आदित्य बिरला ग्रुप है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो लॉयर अपने नाम करके ले गया, कह रहा मालिक हमारे नाम लिखे हैं, अलाउड ही नहीं है बेसिकली। व्हाट इट? Administrators are persons authorized to manage an estate, especially when the owner has died intestate, मतलब बिना विल लिखे या बिना किसी को अपॉइंट किए। ओके, यहां पे हम इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं और एग्जीक्यूटर भी काफी केसेस में बोला जाता है। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो आपको यहाँ पे एक विल का एग्जाम्पल होगा, लिख डालिएगा, मेरा नाम हम लिख दीजिएगा बीच में। As of today, I own the following. I would like to bequeath by virtue of this will 1 BHK flat at Delhi to सौरभ सर, मेजरिंग 1500 स्क्वायर फुट, 75 लाख, कैश अमाउंटिंग सौरभ सर, होंडा सिटी कार ये भी मेरे को, फॉर्चूनर कार ये भी मेरे को, गोल्ड ज्वेलरी सब मेरे को। गॉट इट? तो इसमें लिखना पड़ता है 100 शेयर 1000 शेयर सब कुछ। इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बाकी ये सब एग्जाम में पूछेंगे तो है नहीं। It is my wish and desire that after my death all my assets mentioned above will devolve upon my wife। devolve मतलब मंडराएंगी। ओके, who shall then become the sole and absolute owner। सर सोल एंड एब्सोल्यूट इतने भयंकर वर्ड क्यों लिखते हैं? कहीं पे भी त्रुटि ना रह जाए जिसकी वजह से कोई और क्लेम करने आ जाए। ओके, देयर ऑफ टू द एक्सक्लूजन ऑफ माई अदर हेयर। देखिए, अगर यहां पे ये लाइन ना लिखते तो वो अदर हेयर्स क्या बोलते? अरे वाइफ के साथ लिखना था, लिखते लिखते निपट गए। बट वकील बोलेगा नहीं नहीं नहीं, एंड माई वाइफ, और लिखा एक्सक्लूजन, मेरी बीवी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो यस भी लिखना है और यस नहीं है ये भी लिखना है। इज दैट क्लियर? चलिए, however in the event of my wife predeceases me, मेरे से पहले मर गई, ऐसा होएगा ही नहीं, then all my assets will devolve upon my children equally, absolutely and forever to the exclusion of any other legal heir। मतलब बच्चों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। That all my loans and liabilities including but not limited to taxes, penalties, cess, charges etc whatsoever, मतलब कोई भी लोन वोन अगर है तो वो मेरी बीवी की या मेरी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा। बट अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी बैंक में और उसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के बैंक से लोन लिया था, तो फिर उस प्रॉपर्टी का पहला राइट बैंक के पास होगा, अगर हम टाइम पे लोन या उसका इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाते तो। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया और एक जमीन गिरवी है, मैं बैंक को कह रहा हूं मैं आपको पूरा पैसा दे रहा हूं, तो बैंक के ऊपर उस जमीन का कोई राइट नहीं होगा। ओके, I have made this will in full consciousness without any pressure, coercion, undue influence, mistake of any count, with a bona fide intent to avoid any dispute। तो सब कुछ बहुत कायदे से लिखा रहता है। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे विटनेस का नाम भी होता है। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त। और प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, किसकी हिम्मत है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन करे, मौत ही आई होगी किसी की। चलिए, तो दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।